हेलो हेलो एवरीवन। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल दापूस लर्निंग पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी वितान का पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रश्न उत्तर। चूंकि दापूस लर्निंग चैनल आप ही का है, आप ही लोगों का है और आप ही लोगों के लिए है, तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में जो घंटी वंटी होती है उसे भी बजा दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। साथ में एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कमेंट हमें अप्रिसिएट करता है अच्छा से अच्छा करने की। सो लेट्स गो स्टार्ट। कहानी का नाम है सिल्वर वेडिंग और लेखक है मनोहर श्याम जोशी। दोस्तों, हमारा समाज तो एक और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और कई नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले गुण हैं, मूल्य हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। उसमें सामाजिकता खत्म हो रही है, मिलजुल कर जो रहने का भाव है वो खत्म हो रहा है और कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है, ना कोई रिश्तेदारी निभाना चाहता है। इसी चीज को इस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों, यशोधर बाबू जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जो समय के साथ बदल नहीं पाते हैं। समय हमेशा चेंज होता रहता है और समय के साथ जो चेंज हो जाता है वही एक सफल व्यक्ति माना जाता है, उसकी सभी इज्जत भी करते हैं, है ना। लेकिन यशोधर बाबू समय के साथ बदल नहीं पाते हैं लेकिन उनकी पत्नी बदल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किसनदा से अधिक प्रभावित हैं। इसी के चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का निर्वहन करना पड़ा, इसलिए वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्द ही प्रभावित हो गईं। वे बेटी के कहे अनुसार नए डिजाइन के कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामलों में दखल नहीं देती, जबकि यशोधर बाबू को उनका फैशनेबल कपड़े पहनना और अपने बेटों के जरूरत से ज़्यादा खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदल जाती है लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किसनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं, इसलिए वे समय के साथ बदल नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो लोग अपने रीति रिवाजों और संस्कारों से बंधे होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो जल्दी नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि जो वो सोचते हैं और जो करते हैं और बचपन से जो उन्होंने देखा है उसी को वो सही मानते आते हैं। हम अपने परिवार में आसपास ऐसा देखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी और पुराने ख्यालों के मम्मी पापा जो होते हैं, वो जल्दी किसी चीज़ को बदलाव को पसंद नहीं करते हैं और वो हर चीज़ में मीन मेख निकालते रहते हैं। इसी तरह से जो यशोधर बाबू थे अपने साहब किसनदा से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि किसनदा बहुत संस्कारी व्यक्ति थे और यशोधर बाबू उन्हीं के संस्कारों को अभी तक ढोते आ रहे हैं, इसलिए वे जल्दी नहीं बदल पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितने अर्थ छवियां खोज सकते हैं, मतलब इसके कितने मतलब निकाल सकते हैं जो हुआ होगा का, यही आपको बताना है। इसका उत्तर देने से पहले आप ये जान ले कि जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, यानी कि जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो, और समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। और ये दोनों ही भाव कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के भीतर एक द्वंद्व पैदा करता है। तो देखिए इसके कितने अर्थ हो सकते हैं। उत्तर है, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किसनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा उदासीनता मिली, इस कारण वे दुख से सूख सूख कर मर गए हों।
किसनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किसनदा की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, जो किसनदा थे उन्होंने शादी नहीं की, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे और वो पूरी जिंदगी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करते रहे। लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करा। तो यशोधर बाबू सोचते हैं कि हो सकता है किसनदा के कोई बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए वो सही दिखते हुए भी रिटायरमेंट के 2-4 साल के अंदर ही मर गए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, क्योंकि किसनदा पूरी उम्र अपनी बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे लेकिन लास्ट में उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। इसलिए लगता है कि वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हो और इसी अपमान में, दुख में वो धीरे धीरे सूख कर मर गए हो, ऐसा यशोधर बाबू सोचते हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसलिए यहाँ जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? कहानी के कथ्य का मतलब हुआ कहानी इन बातों से कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर, पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्न संदर्भों में हुआ है। अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की जो हुआ होगा के बारे में, और इस प्रश्न में हमें समहाउ इम्प्रॉपर के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ कहानी में यूज हुआ और कैसे कहानी इन वाक्यों के थ्रू आगे बढ़ता रहा। तो पहला संदर्भ है, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर। यशोधर बाबू के 3 पुत्र थे। जो उनका पहला पुत्र था वो सिर्फ बीए पास था, लेकिन उसे एक विज्ञापन कंपनी में 1,500 माहवार की नौकरी पर उसे रखा जाता है। तो इस बात को यशोधर बाबू पचा नहीं पाते हैं कि 30-32 साल की नौकरी में उन्हें अब जाके उनकी तनख्वाह 1,500 हुई है और उनका पुत्र आज ही 1,500 की नौकरी से शुरुआत करता है। तो ये बात उनको कुछ जचती नहीं है, इसलिए वो समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। दूसरी, स्कूटर की सवारी पर। उन्हें स्कूटर की सवारी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने पुत्रों के दबाव में आकर स्कूटर चलाते हैं। कभी कभी दफ्तर में सिल्वर वेडिंग मनाने पर, जब उनके दफ्तर वालों को पता चलता है कि आज उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, तो वो सिल्वर वेडिंग मनाने की जिद करते हैं और पार्टी मांगते हैं। वो पार्टी के लिए पैसे तो दे देते हैं, लेकिन उस दावत में शरीक नहीं होते हैं, यह कहकर कि हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं है सिल्वर वेडिंग मनाने का, तो आप लोग करो, और वो घर चले जाते हैं। फिर डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर इस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना उन्हें समहाउ जचता नहीं है। फिर छोटे साले के ओछेपन पर उन्हें यह लगता है केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वे केक काटें जैसे विदेशी लोग करते थे और मनाते हैं, उस तरह से उन्हें वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो उनके संस्कार में नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं। इन संदर्भों से स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए वे बदल नहीं पाते हैं। चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू के जीवन को दिशा देने में किसनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कैसे? तो आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। किसी के जीवन को दिशा देने में उनके माता पिता का योगदान है, किसी के दादा दादी, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जब यशोधर बाबू पहली बार दिल्ली आए थे काम करने के लिए, तो किसनदा
किशन दा ने ही उनकी मदद की थी, उनको अपने घर में रखा था और उनकी नौकरी का भी इंतजाम किशन दा ने ही किया था। इसलिए यशोधर बाबू किशन दा को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना साहब मानते हैं और किशन दा भी उनको अपने बेटे की तरह मानते हैं, उनको भाव बुलाते हैं। तो इसका उत्तर है मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे पापा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने और जीवन में कुछ अच्छा बनने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। वे हमेशा कहते हैं नौकरी करो तो ऊपर से, बिजनेस करो तो नीचे से। हमें नौकरी हमेशा ऊपर से करनी चाहिए और बिजनेस हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, तभी हम जीवन में अच्छे से सफल हो पाते हैं बिना ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, ऐसा मेरे पापा कहते थे। 5वां प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो उत्तर, इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। नए युवा कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग परंपराओं और रिश्तों के साथ जीना चाहते हैं। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्य वर्गीय पिता विवश है, वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं। यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधित्व करती है। अतः यह कहानी लगभग हर परिवार की है। इसीलिए इस कहानी से हमें सामंजस्य बिठाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आज के ज़माने में जैसे लड़कियां कपड़े पहनती हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। लड़के जो हैं उनका मोबाइल पर दिन रात लगे रहना भी उनको पसंद नहीं आता है और लोग चाहते भी नहीं है कि उनके घर कोई रिश्तेदार आए जाए। ऐसा ही कुछ सारे परिवारों में चलता रहता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है और जिस भी ऑप्शन पर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ी अंतराल और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इन तीनों में से कोई भी चूज करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीढ़ी अंतराल के बारे में। उत्तर इसका, मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उनके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं तो उनके पुत्र व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं रखते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में वैचारिक अलगाव पैदा कर देता है। यशोधर बाबू जहां दिखावे और फिजूल खर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वहीं उनका परिवार इसे आधुनिकता में एडजस्ट होने का पहली शर्त मानता है। दोस्तों, यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हो सकते हैं, लेकिन 2 की 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत को यशोधर बाबू मंजूर करें। इसलिए यशोधर बाबू जनरेशन में गैप तो होता ही है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं। 7वां प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों को लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। उत्तर इसका, हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? तो पहला है युवाओं द्वारा हर समय मोबाइल का प्रयोग करना। बच्चों द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना किसी भी माता पिता को पसंद नहीं आ रहा है। युवाओं द्वारा तेज गति से बाइक या स्कूटर चलाना। आप भी जब अपने परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को बाइक या कार से कहीं छोड़ने जा रहे हो या लेने जा रहे हो तो वो यही कहते हैं कि आराम से चलाना, ज़्यादा तेज मत चलाओ। बोलते हैं ना वो ऐसा। लड़कियों द्वारा जीन्स टी शर्ट या फ्रॉक पहनना, ये भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लड़के लड़कियों की दोस्ती व पार्क में घूमना, तेज आवाज में संगीत सुनना, रिश्तों को कोई महत्व न देना। यशोधर बाबू भी
अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बुजुर्ग पीढ़ी इन परिवर्तनों का विरोध करती है। उन्हें लगता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। 8वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में आप किसका समर्थन करते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका समर्थन आप करते हैं उसी के बारे में आपको लिखना है। सबके बारे में नहीं, सिर्फ एक के बारे में जिसका आप समर्थन करते हैं तो उसके समर्थन में आपको लिखना है। ऐसा है तो क्यों है, आप इसका समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं, कारण देना है। पहला है, यशोधर बाबू के लिए पूरी तरह से यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति से देखना आवश्यक है। ग, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो यहाँ पर ख ऑप्शन सही लगा है, तो इसलिए हमने ख के सपोर्ट में उत्तर दिया है। उत्तर, यशोधर बाबू के बारे में हमारी यही धारणा बनती है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। दोस्तों, जब उनका बेटा घर में टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह लाता है तो उन्हें लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी उन्हें लगता है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है, कि वे एक बड़े आदमी हैं और इस बात से संतुष्ट भी होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान उनके फ्रिज का ठंडा पानी पीकर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। उन्हें अपना सिल्वर वेडिंग मनाने में भी कोई खुशी अनुभव नहीं होता है, फिर भी उनके बच्चे जब सिल्वर वेडिंग पर एक पार्टी अरेंज करते हैं अपने घर पर तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उन्हें संतोष होता है कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी एक लड्डू भी नहीं आया, जिसने अपना विवाह भी कर्जा लेकर किया था, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय आदि आदि आता है, तो ये एक चीज उनको खुशी भी देती है। यद्यपि वे सिद्धांतवादी हैं तथापि व्यवहारिक पक्ष भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सिद्धांत व व्यवहार के इस द्वंद्व में यशोधर बाबू कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है। उन्हें कई बार तो अपने बच्चों और पत्नी का व्यवहार अच्छा लगता है तो कभी अपने सिद्धांत, इसी द्वंद्व के साथ वे जीते हैं। उनका दफ्तरी जीवन जहाँ सिद्धांतवादी है वहीं पारिवारिक जीवन व्यवहारवादी, दोनों में सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए लगभग असंभव है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।